अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दोज हु आर वाचिंग मी एंड लिसनिंग मी। दिस इज सैयद मोहम्मद सिब्तान और मैं आपको रिव्यू पोर्टल की बुक रिव्यू सीरीज में वेलकम कहता हूं। आप अब पीपल्स हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बुक रिव्यू देख रहे हैं और ये उसकी दूसरी और आखिरी एपिसोड है। इसकी पहली एपिसोड में हमने आपको 1495 से लेकर 1918 तक अमेरिकन हिस्ट्री में होने वाली सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में बताया था और इसके दुनिया पर क्या असरात हुए ये भी बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि यूरोप में फाशिज्म किस तरह फैला, दूसरी जंग अजीम का आगाज किस तरह हुआ और इसके पूरी दुनिया पर क्या असरात थे। एक दूसरे के साथ मिलकर दूसरी जंग अजीम लड़ने वाली सोवियत यूनियन और यूएस से एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने और यूएस से यूएसएसआर को सरपास करके एक सोल सुपर पावर या ग्लोबल हेजमॉन किस तरह बना, यही सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहली जंग अजीम के इख्तिताम पर एलाइड पावर्स कामयाब हुई और मुआहदा लवाजन के तहत सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। दूसरी तरफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के जरिए जर्मनी पर सख्त से सख्त पाबंदियां लगा दी। लेकिन क्या इन पाबंदियों के बाद सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ परियों और शहजादियों की कहानियों में होता है कि एंड पे सब कुछ अच्छा होने लग जाए। असल में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि जो नया चैलेंज यूरोप में उभरा वो था फाशिज्म। जितनी भी एक्सेस पावर्स थी, इनकी अवाम और गवर्नमेंट्स, इनका मोरल काफ़ी डाउन था, यानी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड थे। ऐसे में एक शख्स बेनितो मुसोलिनी उभरा और इसने अपनी आइडियोलॉजी, जिसका नाम फाशिज्म था, उसको इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन इस आइडियोलॉजी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिस शख्स ने हासिल किया वो था जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर। जी हाँ, जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर ने फाशिज्म का इस्तेमाल करते हुए जर्मन कौम में रूह डाल दी और जर्मनी की नाजी पार्टी ने जर्मन कौम को इस बात पर कायल कर लिया कि जो कुछ जर्मनी के साथ होता आया है इसकी जिम्मेदार यहूदी हैं। यानी यहूदियों ने स्टेट के सारे अफेयर्स, बिजनेस और ट्रेड पर अपनी मोनोपोलीज चला रखी हैं, जिसकी वजह से जर्मनी आज यहाँ तक पहुँचा है। अगर जर्मनी को आगे बढ़ना है तो जर्मनियों को यहूदियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। और फिर ये होलोकॉस्ट शुरू हो गया और जर्मनी ने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को साथ लेकर चलते हुए पूरे यूरोप पर धावा बोल दिया। लेकिन इस पूरे सिनारियो में अमेरिका का क्या रोल रहा? अमेरिका ने इन पर सैंक्शंस तो लगाई, लेकिन ओवरऑल अमेरिका न्यूट्रल रहा। इसकी मिसाल हम यहाँ से दे सकते हैं कि इथियोपिया पर जब इटली ने हमला किया तो अमेरिका की ऑयल कंपनीज मुसलसल इटली को जो है ऑयल सप्लाई करती रहीं और उनसे बिजनेस कमाती रहीं। और इसकी जो सप्लाई थी, इसका इटली को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि ऑयल की सप्लाई के बगैर इटली जंग नहीं लड़ सकता था, ये काफ़ी मुश्किल था। लेकिन फिर हालात बदले। 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर के मकाम पर जापानीज नेवल फोर्सेज ने धावा बोल दिया और अमेरिका को शदीद नुकसान पहुंचाया। फिर अमेरिका का न्यूट्रल रहना बहुत मुश्किल रहा और अमेरिका दूसरी जंग अजीम में कूद पड़ा। अमेरिका की सारी अवाम ने और हर तबके ने इसे पीपल्स वॉर का नाम दिया, यानी लोगों की जंग, यानी जो कौम जंग लड़े उसका नाम दे दिया। लेकिन इसके साथ एक और मसला था जो अमेरिका को दरपेश आया। वो मसला था वेजेस का, यानी आमदन का मसला। अमेरिका की जितनी इंडस्ट्रीज थी उनकी टोटल आमदन 600% इस जंग की वजह से बढ़ गई। लेकिन दूसरी तरफ इन सारी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वेजेस पर जो लेबर्स थे उनकी इनकम सिर्फ 36% बढ़ी और ये एक ह्यूज कंसर्न था तमाम लेबरर्स के लिए, जिसकी वजह से कई मूवमेंट्स और कई स्ट्राइक्स का आगाज हो गया। अमेरिका इंटरनली और एक्सटर्नली चैलेंजेस का सामना कर रहा था, लेकिन अमेरिका बड़े शातिर तरीके से इंटरनली और एक्सटर्नली इन महाजों पर पेश आया और कामयाब रहा। 6 अगस्त 1945 अमेरिकी फिजाइया ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एटमी हमला किया, जिसके नतीजे में 1 लाख शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर एटमी हमला किया गया, जिसके नतीजे में 50,000 से ज़्यादा शहरी अपनी जान जो है वो गंवा बैठे। इसके नतीजे में क्या हुआ? इसके नतीजे में जापान ने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया और इन हमलों का जवाब अमेरिका ने ये पेश किया कि डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन बहुत मुश्किल था और अगर ऐसा ऑपरेशन किया जाता तो ज़्यादा जानी नुकसान होता, इसलिए एटमी हमले किए गए। यूं दूसरी जंग अजीम इख्तिताम की तरफ गई, क्योंकि यूरोप में नाजी पार्टी और हिटलर भी शिकस्त खा चुके थे। और इसके बाद फिर हमारे पास जो चीज़ आती है वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस का क्याम और यूनाइटेड नेशंस का क्याम हमारे सामने आता है। लेकिन क्या इसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मल हो गई? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शहजादे और परियों की कहानी थोड़ी है कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। इसके बाद सोवियत यूनियन का जिक्र आता है। सोवियत यूनियन वो मुल्क था जिसने दूसरी जंग अजीम में अपने 20 मिलियन शहरियों को गंवा दिया था और सोवियत यूनियन ने ये प्लेज किया था दैट नाउ वी विल डेवलप आवर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और हम दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होंगे।
ट्रूमन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को अपने लिए एग्जिस्टिंग थ्रेट समझा, ना कि एक इकोनॉमिक राइवलरी समझी, और यूं कोल्ड वॉर, आइडियोलॉजिकल कोल्ड वॉर, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म शुरू हो गई। अब इस कोल्ड वॉर के दौरान कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए और कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई, ये हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहला बड़ा चैलेंज जो था वो अमेरिका के लिए खुद अमेरिका के अंदर था, यानी सिविल राइट्स मूवमेंट्स में जो अमेरिकी स्याह आम थे वो अपने लिए इक्वालिटी मांग रहे थे, माशरे में इक्वालिटी और इंसाफ मांग रहे थे, और इनकी जिद्दोजहद जारी रही। 1950 में शुरू होने वाली ये जिद्दोजहद 1960 की दिहाई में पहुंचकर अपने अरूज को पहुंची, और यूं 1964 में अमेरिकी सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ, जब इन्हें अपने स्याह-फामों को अपने राइट्स मिल गए। इस मूवमेंट में सबसे नुमाया शख्सियत जो थे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, जिनकी मशहूर ज़माना स्पीच आई हैव अ ड्रीम आज भी हम टेक्स्ट बुक्स में या डिफरेंट रिसालों या मैगजीन्स में पढ़ते हैं, वो इसी का एक हिस्सा थी। और इसके बाद जब स्याह फामों को उनके हकूक मिल गए तो अमेरिका के लिए एक और चैलेंज था। वो चैलेंज जो अमेरिका का सामना कर रहा था वो साउथ ईस्ट एशिया में बैठा वियतनाम था, जहां पर हो ची मिन इनकलाब तो ले आए थे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट फ्रांस और अमेरिका चलने नहीं दे रहा था। यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो था वो इलेक्शन के जरिए होना था, लेकिन अमेरिका ने साउथ वियतनाम में अपना रिजीम इंस्टॉल कर दिया। जी हाँ, मैं डाइम रिजीम की बात कर रहा हूँ कि जिसको अमेरिका ने इंस्टॉल कर दिया, लेकिन वो पॉपुलर अवाम में पॉपुलर ना हो सका, या अवाम की जो राय है वो उसकी तरफ मबजूल ना हो सकी। नतीजतन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने वही किया जो अमेरिका अपने वफादारों के साथ बाद में करता है। डाइम की हुकूमत का तख्ता उसी के जनरल खान से उड़वा दिया गया और इसके नतीजे में डाइम को एग्जीक्यूट करवा दिया गया। लेकिन जनरल खान वो भी इस सारे प्रोसेस में कामयाब ना हो सके, क्योंकि ये एक ऐसी जंग थी जो एक ऑर्गेनाइज्ड टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन बींग्स के दरमियान थी। और मज़े की बात ये कि ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन बींग्स ये जंग जीत गए। जी हाँ, वियतनाम की जंग वियतनाम के लोग जीते, लेकिन अमेरिका ने वियतनाम में जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। 7 लाख टन गोला बारूद अमेरिका ने वियतनाम की सरजमीन पे उतारा, जो कि टोटल दूसरी जंग अज़ीम में यूज होने वाले गोला बारूद से भी ज्यादा था। जी हाँ, इतना जुल्म वियतनाम के लोगों पर किया गया। अमेरिकी फौजी जहां जाते वहां पर गांव के गांव चला देते, और जहां बच्चे, औरतें, बूढ़े और मर्द देखते उन सबको मार देते विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी इंसानियत का एक अलमिया वियतनाम में जन्म ले चुका था। और जितने भी अमेरिकी फौजी वियतनाम में जंग लड़ रहे थे वो बिल्कुल जहनी मरीज बन चुके थे, और इसका नतीजा ये निकलना शुरू हुआ था कि अक्सर अमेरिकी फौजी तो लड़ाई से ही इनकार कर देते थे कि हम जो है अब बेगुनाहों को नहीं मारेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। इसमें एक मशहूर वाकया माई लाई का है, जब एक कमांडर ने अपने फौजियों को इस चीज का हुक्म दिया था कि बच्चों और औरतों को घड़े में डालकर ऊपर से गोलियां चला दो। ये सफा नंबर 482 पर इस किताब में दिया गया, और ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अमेरिकी फोर्सेस नाकाम होकर वियतनाम से निकल गईं, क्योंकि मोराल उनके फौजियों का डाउन हो चुका था, और जो वॉलंटियर्स अमेरिका से जंग लड़ने आते थे उनका आना भी कम हो चुका था। दूसरी तरफ अमेरिका में एंटी वार मूवमेंट्स चलना शुरू हो गई थी, और अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अमेरिका में सिविल वॉर भी लग सकती थी। वो कैसे? जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है, इसी तरह अमेरिका में एक एकेडमी है जिसका नाम है वेस्ट पॉइंट के कैडेट्स ने म्यूटिनी स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप आउट्स कैडेट होना शुरू हो गए थे। ये अमेरिका के लिए एक दर्द सर था, और यूं अमेरिका छोड़कर चला गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफगानिस्तान को छोड़कर गया। और जितने भी एंटी कम्युनिस्ट थे और जितने भी अमेरिकी वफादार थे, उनकी यही कोशिश थी कि वो अमेरिकी सफारती अमले के साथ वियतनाम को छोड़कर अमेरिकियों के साथ चले जाएं। सेम वर द सीन्स एट वियतनाम जो अफगानिस्तान में हमने देखा था। तो उसके बाद वियतनाम की जंग खत्म हुई, वियतनाम में हो ची मिन की हुकूमत का क़याम हुआ और वियतनाम यूनिफाई हो गया। लेकिन अमेरिका ने वियतनाम में शदीद गोलाबारी और शदीद वार क्राइम्स करके बहुत जुल्म ढाए। वियतनाम वॉर की एट्रोसिटीज़ का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि वियतनाम की जंग के दौरान हर हफ्ते की अगर एवरेज डेथ्स का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो कम अज़ कम 1000 बनती हैं। लेकिन इस पूरी जंग में जो सबसे नुमाया चीज़ थी वो थी वियतकॉन्ग की गुरिल्ला वारफेयर, जिसके आगे अमेरिकी ऑपरेटर्स बिल्कुल बेबस हो चुका था, और बिल आखिर अमेरिका को इस जंग में घुटने टेकने पड़े। फिर इसके बाद जिस चीज़ का इस किताब में जिक्र आता है वो है वाटरगेट स्कैंडल। जी हाँ, प्रेसिडेंट निक्सन का वाटरगेट स्कैंडल, जिसमें प्रेसिडेंट निक्सन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने स्टेट अपरेटस को अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया है, यानी डिफरेंट जगहों पर रिश्वतें दी हैं और डिफरेंट जगहों पर अपने अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स की कॉल ट्रेसेस वगैरह ये सारी चीज़ें की हैं। और इसके नतीजे में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का इरादा किया, लेकिन
प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को ही बेहतर जाना कि वो खुद रिज़ाइन करके ऑफिस छोड़कर चले जाएं, और यूँ प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऑफिस से खुद ही चले गए। और फिर वाटरगेट स्कैंडल जो है वो दब गया, यानी इसके जो मुज़म्मिरात थे जो प्रेसिडेंट निक्सन को ज़्यादा फेस करने पड़ते थे उससे वो बच गए। और इसके बाद जो किताब में जिक्र आता है वो जिक्र है इरानियन रेवोल्यूशन का। इरानियन रेवोल्यूशन से पहले अमेरिका रिजीम चेंज कर चुका था डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत को गिरा के, लेकिन इरानियन रेवोल्यूशन अमेरिका के लिए एक दर्द सर था, क्योंकि अगर एक इस्लामी हुकूमत का क़याम जो है ईरान में हो जाता है तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि देयर वाज ऑलरेडी रेड शिया आइडियोलॉजी जो एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से मसलत रखती थी, जो डॉक्टर अली शरीयती जिसे लीड कर रहे थे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो इमाम खमीनी का था, और इमाम खमीनी इनकलाब लाने में कामयाब हो गए और CIA का सारा अपरेटस मुंजमद हो गया, और यूं ईरान में इस्लामी इनकलाब आ गया और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन गया। फिर उसके बाद इस कोल्ड वॉर के दौरान जो एक सबसे फाइनल बैटलफील्ड हुआ वो अफगानिस्तान का बैटलफील्ड था, जहां पर सोवियत यूनियन आया तो अपनी मर्जी से था लेकिन गया अमेरिका की मर्जी से। जी हाँ, सोवियत यूनियन ने गर्म पानियों तक एक्सेस हासिल करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया, और उसका अल्टीमेट टारगेट था साउथ एशिया की रियासतें और पाकिस्तान खासतौर पर उसका एक टारगेट था। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ जो है जंग लड़ी, और वहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन और दीगर मुजाहिदीन जो सोवियत यूनियन के खिलाफ यानी जिन्हें हम फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं लड़ रहे थे, उनकी खूब मदद की। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सोवियत यूनियन की इकॉनमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई और बिल्कुल कोलैप्स कर गई, जिसके नतीजे में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया और एक अकेला रशिया रह गया, और यूं कोल्ड वॉर अमेरिका जीत गया और अमेरिका एक सोल ग्लोबल हेजमॉन के तौर पर उभरा। और आज 2023 की अगर हम बात करें तो अभी तक अमेरिका ही एक ग्लोबल हेजमॉन है। 1990 से लेकर 2023 तक अमेरिका ने जिधर जो दिल किया वो किया। अफगान वॉर हो या वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो, अमेरिका ने अपनी मर्जी के मुताबिक ही फैसले किए और अपनी मर्जी के मुताबिक ही दुनिया को चलाने की कोशिश की। लेकिन अब नया चैलेंज जो अमेरिका के सामने है वो है चाइनीज हेजमनी का। चाइना इकोनॉमिक टर्म्स में अमेरिका को पीछे छोड़ ही चुका है, और अगर दूसरी बात करें तो चाइना का BRI प्रोजेक्ट अमेरिका के लिए एक दर्द सर बनता जा रहा है। चाइना की बढ़ती हुई तरक्की और माशी ताकत अमेरिका को किस दिन पीछे छोड़ ही देगी। वो कैसे? कोई जी शऊर बंदा ये कहता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की ट्रांजिशन थ्योरी को देखें तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि वन हु इज द हेजमॉन ही हैज टू बी रिप्लेस्ड वन डे। और अब हम ये देखते हैं कि अमेरिका की हेजमनी कितना अरसा कायम रहती है और चाइना कितना जल्द अमेरिका की हेजमनी को खत्म करता है। और इसके साथ ही हमारा बुक रिव्यू नंबर 1 जिसमें हमने पीपल्स हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बुक रिव्यू किया, ये खत्म होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस बुक रिव्यू को एंजॉय किया होगा और जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। हम आपसे अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और खास तौर पर अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।